क्वेश्चन है गाइस 28A। आपको बोला गया है कि आपको बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग बताना है और कोई 3 इंपॉर्टेंस देनी है आपको बिजनेस फाइनेंस की। तो बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग जो होता है कि मनी या फंड्स को रेज करना। फाइनेंस का मीनिंग यही होता है, मनी होती है, फंड होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस फाइनेंस वो मनी वो फंड आप जो बिजनेस के लिए यूज करो, बिजनेस में लगाओ। तो बिजनेस नीड्स मनी टू स्टार्ट रन इट्स एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो कोई भी बिजनेस होता है उसको मनी की जरूरत होती है। पहली बात, उसको स्टार्ट करना है तब भी पैसा चाहिए, उसको मशीनरी लगानी है, प्लांट लगाना है, सेटअप करना है, इक्विपमेंट लेनी है, एम्प्लॉइज हायर करनी है, मशीनरीज लगानी है, टूल्स लेने हैं, ठीक है। और उसके अलावा लगा तो दिया, सेटअप तो हो गया, प्रोडक्शन भी तो करना है और डेली बेसिस पे करना है। तो उसके अलावा भी उस बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की नीड होती है और इसी नीड को, इसी फंड की नीड को, मनी की नीड को बिजनेस फाइनेंस हम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को नीड होती है मनी की, मशीनरी बाय करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम नीड देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए बिजनेस फाइनेंस। तो भाई फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या एक्सपेंड करते हो, तो मनी की नीड होती है। तो मनी नीडेड टू बाय लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो होगी उसको लार्ज फंड्स की नीड होगी अपनी मशीनरी या बिल्डिंग फैक्ट्रीज को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होगी उसको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। छोटी कंपनी होगी, छोटे स्केल पे बिजनेस कर रही है, इंडस्ट्री है, उसको कम कैपिटल की नीड होगी, लेकिन एक फिक्स कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा या कम। देन चलो सेटअप हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने सेटअप कर लिया, या आपको जब एक्सपेंड करना था बिजनेस तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लेने की जरूरत पड़ गई। लेकिन अब बिजनेस को रन भी करना है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा देना है, आपको एडवर्टीजमेंट पे पैसा देना है लगातार, आपको अपनी लेबर्स को वेजेस देने हैं डेली बेसिस पे, तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में भी पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी बिजनेस फाइनेंस चाहिए। देन डाइवर्सिफिकेशन, आपको अपने प्रोडक्ट को डाइवर्स करना है, आपको और प्रोडक्ट लाइन लेकर आनी है, और प्रोडक्ट बनाने हैं डिफरेंट, ठीक है। या अपने सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ नया इनोवेशन लाना है, कुछ नई फीचर लानी है, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, है ना। अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जितने का भी प्रोडक्ट आपको पड़ता है आप उसके हिसाब से प्राइस लेते हो अपना। अब आपका जो कॉम्पिटिटर है भाई, वो लेके आ जाता है नई टेक्नोलॉजी, अब वो कम पैसे के अंदर, कम टाइम के अंदर प्रोडक्ट बनाएगा, आपसे कम दामों पे वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारेगा, तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे कि उसका खरीदेंगे? ऑब्वियसली उसका खरीदेंगे। तो आपको भी टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा ताकि आप कॉम्पिटिशन में बने रहो, और उसके लिए आपको फंड चाहिए, तो बिजनेस फाइनेंस दोबारा चाहिए। देन अपने बिजनेस को आपको ग्रो करना है, आपको अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, स्केल बढ़ाना है, अपने बिजनेस की और ब्रांचेस आपको खोलनी है, और प्रोडक्शन की ब्रांड आपकी ब्रांचेस आपको लगानी है, तो ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, तो भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है हमें बिजनेस फाइनेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28A, सॉरी 28B, ये ए वाले का ही आपका एक और ऑप्शन है 28B। आपको बोला गया है कि आप बोरोड फंड क्या होते हैं वो बताना है आपको, और कोई भी एक बोरोड फंड को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बोरोड फंड कौन से होते हैं गाइस हमारे? अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो हमारे जो फंड्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑनर्स फंड, जो आपने रेज कर लिया है किसी भी तरीके से, अब आप फ्यूचर में उसको पे बैक नहीं करने वाले हो, जैसे कि आपके इक्विटी शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं परमानेंट होते हैं, इनको आपको वापस से रिडीम नहीं करना पड़ता, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को वापस नहीं करना पड़ेगा, ये परमानेंट मेंबर होते हैं आपकी कंपनी के, ठीक है। देन या रिटेन अर्निंग हो सकता है आपका। रिटेन अर्निंग जो होता है, आपका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर ही, तो आपने कोई कहीं से उधार तो लिया नहीं है, तो आपको वापस तो देना नहीं पड़ेगा। तो ये होते हैं ओनर्स फंड। जो इसके अपोजिट होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो है बोरोड फंड। बोरो मतलब उधार लेना, तो जो भी पैसा आपने उधार लिया है या फ्यूचर में आपको वो फंड कहीं ना कहीं वापस करने हैं एक टाइम पीरियड के बाद, तो आपके बोरोड फंड हो जाते हैं, जैसे कि आपके लोन्स हो गए, आपके डिबेंचर हो गए, आपके पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कमर्शियल बैंक से जो आप लोन लेते हो, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या आप और भी कर सकते हो, वीडियो चेक कर सकते हो आप, उसमें सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं आपके। तो हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैश क्रेडिट देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, टर्म लोन देते हैं, या हमारे बिल्स को डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये बैंक फाइनेंस बोलते हैं हम इनको। तो ये बैंक फाइनेंस जो होते हैं, जैसे कि एक कंपनी जो है वो करती है, कैश क्रेडिट लिमिट ले लेती है 5 लाख रुपए तक की, यानी कि अपने अकाउंट से वो पैसा हो या ना हो 5 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकती है, ठीक है। बस यही है, जो भी विड्रॉल अमाउंट होगा, जितना भी पैसा वो निकालेगी, यूज करेगी, उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरिट्स क्या है इसकी बैंक फाइनेंस की? सिर्फ इसी की नहीं, कैश क्रेडिट की नहीं, ये सारे के सारे बैंक फाइनेंस है, जो बैंक हमें फाइनेंस देती है, उधार देती है पैसा। तो ये टाइमली असिस्टेंट होते हैं, हमें बार बार गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता किसी के सामने जाके, उसको बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़ता, हमने बैंक के साथ में बस एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आए, बैंक हमें बिजनेस फाइनेंस देगी जब भी हमें जरूरत होगी। तो टाइमली असेसमेंट दे देती है, तो इमीडिएट फंड हमें मिल जाते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। मेंटेन करती है हमारी सीक्रेसी, किसी को नहीं बताती हमने किससे कितना पैसा लिया है बैंक से, ठीक है। जैसे कि अगर दोस्त से लेंगे तो बता देगा, रिश्तेदार से लेंगे तो वो बता देगा, तो बैंक जो है हमारी सीक्रेसी मेंटेन रखेगा, वो तब तक नहीं बताएगा जब तक उसको
मतलब मजबूर नहीं कर देंगे करने के लिए, ठीक है, कि भाई हम जब वो टाइम था पे करने का, हमने पे नहीं किया, उसकी लिमिट भी चली गई पे करने की, पे बैक करने की, इंटरेस्ट नहीं पे किया टाइमली, तब तक वो किसी को नहीं बताएगा। इजी सोर्स है फंड का, तो कोई लॉन्ग पेपर वर्क आपको करने की जरूरत नहीं होती है, इन प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको रेस करने के लिए, है ना, कोई फॉर्मेलिटीज इतनी नहीं होती है, आप डायरेक्ट अपने बैंक के साथ में जाकर ये सर्विस को अवेल कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल लोन्स होते हैं, तो कंपनी जो है आपके लोन अमाउंट को एडजस्ट भी कर सकती है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। जब आपकी कंपनी को लगेगा कि हाँ भाई आप आपकी जो क्रेडिट वर्थिनेस वो अच्छी है, आपकी जो रेटिंग्स है वो अच्छी है क्रेडिट की, और आप भी टाइमली पे बैक कर देते हो, इंटरेस्ट पे कर देते हो, तो आपकी जो क्रेडिट की लिमिट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लोन के अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और आप मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको ऑफर करेगी, अगर आपको लग रहा है आपको नीड है बढ़ाने की, तो आप खुद जाकर भी बढ़वा सकते हो। देन कुछ डीमेरिट्स ले लेते हैं। डीमेरिट जो है क्या क्या है बैंक फाइनेंस के, कि भाई आप यहाँ से सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए ले सकते हो, ठीक है, 1 ईयर मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं ले सकते हो। तो बैंक जो है ज्यादातर लॉन्ग टर्म फंड्स आपको इस तरीके से प्रोवाइड नहीं करते हैं, और सिक्योरिटी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, आपको इनको लेने के लिए, इनको अवेल करने के लिए कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है, कुछ आपको गारंटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो कंपनी जो होती है उसको मॉर्गेज असेट जो होती है एक लार्ज लोन के ऊपर हमें देनी पड़ती है, तभी कंपनी जो है वो लेती है, हमें लोन देती है। जैसे कि हमने कोई ज्वेलरी रख दी या कोई हमने प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए, ताकि कंपनी बैंक ऐसा क्यों करती है, बैंक ऐसा इसलिए करती है इनकेस जो बोरोवर है वो भाग गया, उसे पैसा नहीं दिया, तो भाई बेच के उसको यूज करके उसको पैसा तो वो ले सकती है अपना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29। एक लार्ज टेक्सटाइल कंपनी जो है लोकेटेड नियर स्मॉल टाउन हैज बीन ऑपरेटिंग सक्सेसफुली फॉर ओवर 2 decades, 20 सालों से काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, स्मॉल टाउन के अंदर लोकेटेड है, और रिसेंटली उसने इको फ्रेंडली डाइस का यूज करना शुरू किया है, और सेटअप किया है एक वेस्ट मटेरियल प्लांट, जहां पे वो वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकती है, मतलब वो वेस्ट को डायरेक्टली वाटर के साथ, वाटर बॉडीज के अंदर डिस्पोज नहीं करती है, बल्कि उसने वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो रखा हुआ है, पहले उसको वो ट्रीट करती है जो भी वेस्ट होता है, और फिर बाद में डिस्पोज करती है, ठीक है। जो कंपनी है रेगुलरली अपने टैक्सेस को टाइम पे करती है, जितने भी लीगल रेगुलेशन है उसके बिजनेस से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, सबको फॉलो करती है, और उसने कंस्ट्रक्ट किया है एक पब्लिक पार्क भी, ठीक है। फंड करती है लोकल स्कूल्स को भी, डोनेशन वगैरह देती है, ताकि एजुकेशन प्रमोट हो सके अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस के लिए। तो आपको रिक्वायर्ड है कि आपको आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन के। पहली चीज आपको बताना है कि कौन से 2 ग्रुप ऐसे हैं स्टेक होल्डर्स जिसके लिए कंपनी जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है, ठीक है। एक तो देखो एनवायरमेंट के लिए कर रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है उसने, कोई वेस्ट ना हो, ठीक है। और एक जो बच्चे हैं उनके लिए, जो अंडर प्रिविलेज वो है सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए प्रमोशन के लिए वो डोनेशन वगैरह दे रही है स्कूल्स के अंदर, ठीक है। तो पहला तो वो काम कर रही है किसके लिए, अच्छा ये भी तो कर रही है, गवर्नमेंट के लिए भी तो कर रही है, टैक्सेस टाइम पे कर रही है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है ना, और कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही, और डोनेट कर रही है सोशल कॉजेज के लिए। तो दोनों तो यही हो गए, इन दोनों के लिए ही, इन्हीं दोनों ग्रुप के लिए जो कंपनी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है, और मेंशन कर रही है कोई 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की जो इन ग्रुप के लिए वो कर सकती है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, टैक्सेस पे कर रही है, और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, ठीक है, कॉपरेट कर रही है नेचुरल डेवलपमेंट के साथ में, और कम्युनिटी और सोसाइटी की बात करें तो वो मेंटेन कर रही है ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को, पब्लिक डीलिंग के साथ में, एजुकेशन और हेल्थ में हेल्प कर रही है, कोई पॉल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट का ध्यान रखने में हेल्प कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 30। आपको 2 टर्म दी गई है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट है आपके लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इंडेंट, इनको एक्सप्लेन करना है। जब मैंने एक्सपोर्ट की प्रोसेस पढ़ाई थी, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, सैम्पल पेपर में तो मिल गया, एग्जाम में भी मिलेगा। और मैंने बोला था जो भी टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, नए वर्ड्स यूज कर रही हूँ, उनको ध्यान से सुन लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, क्वेश्चन हमें मिल गया है। तो पहले बात करते हैं इंडेंट की। इंडेंट क्या होता है, इंडेंट क्या होता है, जब आपका जो इम्पोर्टर होता है वो आपको ऑर्डर देता है, मतलब ऑर्डर तो बाद में देगा, पहले क्या करेगा, पहले इंक्वायरी करेगा कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए, आप मेरे को बताओ कि क्या क्या क्वालिटी के आपके पास सामान है, आपके पास क्या क्या प्राइस है इनके, जो आपकी पेमेंट की टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी के बाद जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, एक पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने मांगी थी, इंक्वायरी मांगी थी, उसका रिप्लाई करते हुए उसको परफॉर्मेंस जो है वो भेज देगा, कोटेशन जो भी है वो भेज देगा। अब अगर इम्पोर्टर जो है, बायर जो है, उस पूरे कोटेशन से सेटिस्फाइड होगा, उसके रिप्लाई से, एक्सपोर्टर के रिप्लाई से सेटिस्फाइड होगा, तो वो क्या करेगा, एक ऑर्डर बुक करेगा, एक फॉर्मल ऑर्डर जो है वो बुक करेगा कि उसको क्या क्या सामान ऑर्डर करना है। तो
इफ द बायर जो है वो एग्री हो जाता है विद द टर्म्स, जो भी टर्म्स उसने बताई है, जो भी कोटेशन उसने दी है, तो वो एक फॉर्मल ऑर्डर जो है वो प्लेस करता है एक्सपोर्टर पे, और उसको कहते हैं हम इंडेंट। इस फॉर्मल ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। अब यहीं से जो मेन एक्सपोर्ट की ऑफिशियल जो प्रोसेस होती है वो ऑफिशियली बिगिन होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। फिर किसकी बात पूछी गई है? लेटर ऑफ क्रेडिट। अब भाई ऑर्डर तो मिल गया, अब मैं हूँ एक्सपोर्टर, मुझे ऑर्डर तो मिल गया, मैं कैसे सामान भेज दूं जब तक मुझे गारंटी नहीं मिलती कि मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा? ठीक है, बंदा जो है दूसरे देश में बैठा है, वो तो लेके भाग सकता है, सामान यूज कर लेगा, पैसा आए ना है उसको क्या लेना देना है, उसको तो फायदा हो जाएगा। तो मुझे भी तो गारंटी चाहिए, मुझे भी तो अश्योरेंस चाहिए। तो मैं बोलूंगी भाई मुझे चाहिए गारंटी, मुझे चेक करनी पड़ेगी क्रेडिट वर्दीनेस अपने इंपोर्टर की, अपने बायर की। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा भाई कि विल द बायर एक्चुअली पे, वो एक्चुअली पे करेगा कि नहीं करेगा? और बायर जो है दूसरी कंट्री में है, तो सबसे ज्यादा डर तो मुझे उसी बात का है, मैं पकड़ूंगी कैसे उसको? तो मैं क्या करूंगी, दो चीजों से, मतलब दो, तो अब यहाँ पे एक चीज लेते हैं पहले, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को मैं चेक करूंगी। मैं बोलूंगी भाई मुझे गारंटी दे, इंपोर्टर को मैं बोलूंगी गारंटी दे मुझे कि पेमेंट आ जाएगी। तो जो मेरा बायर है, मेरा इंपोर्टर है ए, ये जाएगा अपने बैंक के पास, ठीक है, अपनी कंट्री में जाएगा अपने बैंक के पास, और बोलेगा, अब इन दोनों में क्या क्या बात होती है क्या नहीं होती मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसका बैंक ये बोलेगा मेरे बिहाफ पर जो तुम है ना, मेरे एक्सपोर्टर को गारंटी दे दो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कि भाई ये पैसे जो है आपको मिल जाएंगे। तो अब इन दोनों में डील हो गई, इन दोनों में डील हो गई, मैं हूं बी, इसका बैंक जो है मुझे देगा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ये बोलेगा कि भाई मैं तो अपनी जगह पे मिलूंगा, तो तू मेरे मेरे कस्टमर को ना पकड़ पाए, मेरे क्लाइंट को ना पकड़ पाए, तो मुझे पकड़ लेना, और मैं जो है आपको आप अगर मुझे सारे के सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो दे देते हो, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे पेमेंट कर दूंगा, गारंटी देता हूँ। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एक बैंक की गारंटी होती है, जो इंपोर्टर का बैंक जो है एक्सपोर्टर को देता है। ठीक है, तो इससे जो होता है एक्सपोर्टर का रिस्क जो होता है नॉन पेमेंट का वो खत्म हो जाता है, और क्रेडिट वर्थीनेस जो होती है वो चेक हो जाती है, और ये पता चल जाता है, इंश्योरिटी मिल जाती है कि भाई गुड शिप कर दिया जाए, आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है, इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी भी बोल रही हूँ, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बोला था गाइस पहले भी आपको मैंने, डब्ल्यूटीओ से आपकी केस स्टडी तो शायद ही आती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। मिल गया 6 नंबर में क्वेश्चन सैंपल पेपर में हमें। तो स्टेट द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऑब्जेक्टिव भी बताने हैं इसके। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग तो क्या है उसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हमें बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेज करती है जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उनको रेगुलेट भी करती है। ठीक है, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995 को, और जो पहले हुआ करता था एक गेट एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ को इस्टेब्लिश किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। आपका एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, अच्छे से कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव पहला जो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कि भाई जो ट्रेड है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको ये बढ़ावा दे रहा है। तो अगर कोई कंट्री जो ऐसी है जो टैरिफ लगाती है या रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि ट्रेड ना हो इंटरनेशनली, तो वो क्या करेगी, डब्ल्यूटीओ क्या करेगा, इन कंट्रीज को परस्यू करेगा, ये बोलेगा भाई टैरिफ को हटाओ, ये रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई है इनको कम करो, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली होता रहे। तो रिड्यूस करता है ट्रेड बैरियर्स को और टैरिफ को। तो कंट्री कभी कभी कुछ हैवी टैक्सेस जो है वो लगा देती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है इंपोर्ट्स पे, ताकि उनके जो कंट्री के सिटीजन्स है वो ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट ना करे, उनकी कंट्री का पैसा किसी और कंट्री में ना जाए, इस चीज के लिए करती है। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ट्राई करता है इन टैरिफ्स को, इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करवाने के लिए, ताकि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो सके। देन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो इंप्रूव करती है। कैसे करती है, जब आपका प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है और आप उसको किसी भी कंट्री से बाय कर सकते हो, आपको इतनी सारी वैरायटी मिल रही है, आपको इतने कम प्राइसेस पे ऑप्शंस मिल रहे हैं सामान खरीदने के, है ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ सस्ता सामान ले ही सकते हो, मतलब जो भी आपको अफोर्ड होगा, और हर तरीके की जो गुड्स है आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। तो मोर प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स जो होते हैं वो लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, प्राइस जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो लोग जो है वो फ्रीली सामान खरीद पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं उनका, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उनका वो बढ़ता है। देन इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो फैक्ट्रीज जो होती हैं ज्यादा से ज्यादा लगानी पड़ती है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ एक ही देश में सामान नहीं बेचना, दूसरे देशों में सामान बेचना है। अब फैक्ट्री ज्यादा लगेंगी, लेबर चाहिए, इंप्लॉयज चाहिए, कंपनीज के स्टाफ चाहिए, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं उनको काम मिलता है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों इंक्रीज होता है। प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो डब्ल्यूटीओ जो है अपनी कंट्रीज, जहां जो मेंबर कंट्रीज है इसकी, सबको क्या बोलती है, इनको बोलती है कि भाई ऐसे काम करो, ऐसा प्रोडक्शन करो कि किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को हार्म ना हो,
सॉरी एनवायरमेंट को, जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन रहे, मतलब आपकी आज की नीड भी पूरी हो जाए, तो फ्यूचर में जो फ्यूचर जनरेशन है उनको जो रिसोर्सेज चाहिए उनके साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये एनवायरमेंट को बिना हार्म किए काम करने के लिए इंकरेजमेंट करती है, और नेचुरल रिसोर्सेज को बिना हार्म किए भी प्रोडक्शन करने के लिए कंट्रीज को एनकरेज करती है। तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है एंड क्रिएट स्टेबल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो एक सिस्टम ही तो क्रिएट किया है ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग का, है ना। तो WTO जो है वो क्लियर ट्रेड रूल्स जो है रखती है सबके सामने, और मेंबर ड्राइवन का है ये नेचर के अंदर, हर मेंबर इसके सामने बराबर है, सबको सेम वोटिंग राइट मिलता है, चाहे कितना भी बड़ा डेवलप्ड कंट्री हो, कितनी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, है ना। तो जो रूल्स है वो सबके लिए बराबर है। तो इससे क्या होता है कि कंट्रीज के बीच में जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, और कोई भी अनसर्टेनिटी जैसी चीज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका लोगो है ये, इसको याद रख लेना, इससे भी MCQ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32A, और इसी के ऑप्शन में 32B भी है। दोनों के अंदर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन मिला हुआ है। एक में आपको फीचर्स पूछी गई है, एक में आपको मेरिट्स पूछी गई है। तो पहले फीचर्स देखते हैं। तो वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, कोई भी पर्सन जो सेम इंटरेस्ट रखता है कोई पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए है, प्रोड्यूसर्स की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, कुछ भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है वो इंटरेस्ट रखते हो उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको लगता है कि आप नो लॉन्गर इंटरेस्ट रखते हो तो आप उसको लीव भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वही होते हैं जो बहुत ही कम मनी जो होती है इन्वेस्ट करते हैं, ये बाहर से कोई मनी बोरो नहीं करते हैं, तो लिमिटेड लाइबिलिटीज हो जाती है। इनका मेन काम यही होता है कि जो भी मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। जो मेंबर्स है उनको सर्व करना मेन एम है, प्रॉफिट कमाना एम नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होता है, जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है आपकी रजिस्टर्ड, आपको अपने एनुअल रिपोर्ट्स को या जो भी आपको बोला गया डॉक्यूमेंट्स को वो एनुअली सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, और साथ साथ जो आपके लिए रूल्स बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स बनाए गए हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। देन लीगल स्टेटस होता है, तो हो सकता है कि रजिस्टर करवाओ, हो सकता है आप रजिस्टर ना कराओ। तो आप अगर रजिस्टर करवा देते हो तो आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी आपकी एक लीगल अलग से एंटिटी हो जाएगी वो लीगल, और आपकी खुद की कॉमन सील वगैरह होगी, मतलब आप जो मेंबर्स है वो मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग होगी और उसकी आइडेंटिटी अलग होगी। देन डेमोक्रेटिक कंट्रोल, तो जो भी मेंबर्स होते हैं वो मिलकर जो है वो उसको कमेटी को रन करते हैं, ठीक है। तो सबके जो एक मेंबर होगा तो उसका एक वोट होगा, हर डिसीजन के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे। देन सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बेसिस पर ही होती है, क्रेडिट को ये प्रेफर नहीं करते, अवॉइड करते हैं। और जो फाइनेंस का एग्रीमेंट है, तो फंड जो है इनको शेयर्स, कैपिटल, गवर्नमेंट लोन्स या बैंक से मिल सकते हैं अगर रजिस्टर्ड है तो, ठीक है। बात करते हैं किसकी, मेरिट्स की। तो मेरिट्स के अंदर फायदा क्या है, आसानी से फॉर्म कर सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा 10 एडल्ट की जरूरत है आपको, और उन सबका कॉमन गोल हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो वो फॉर्म कर सकते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस, जो मेंबर्स जो है किसी, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड है तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, नहीं भी रजिस्टर्ड तो मेंबर्स के आने या जाने से इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो अफेक्ट नहीं होते हैं किसी मेंबर के छोड़ जाने से या डाई हो जाने से। देन लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो कम होती है, तो रिस्क भी जो होता है वो कम होता है। तो रिस्क जो मनी का, जितना मनी आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपने लगाया है, आपने उतना ही आपको रिस्क होगा, बाकी आपको रिस्क नहीं होगा। चीप गुड्स, सस्ते प्राइसेस पे, मार्केट में जो भी प्राइसेस पे आपको गुड्स मिलते हैं, आप जब एज अ मेंबर खरीदते हो उसको अपनी सोसाइटी के अंदर, तो आपको सस्ते गुड्स मिलते हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके की सब्सिडीज जो है, लोन जो है, टैक्स के बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने एक डिजाइन की है मोबाइल ऐप जो हेल्प करती है फार्मर्स को, ताकि वो डायरेक्टली अपने बायर्स के साथ में कनेक्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट को फेयर प्राइसेस पे बेच सके। और इसने इस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए एक फुल स्केल बिजनेस जो है वो बनाया है। अब उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, मतलब उसको फंड्स चाहिए। तो अपने इस आइडिया को उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, जहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, और उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए मान भी गए हैं। साथ ही साथ उसने उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो था वो इम्प्रेस हो जाता है उसके इनोवेशन से, और उसको ऑफर करता है कि वो भी क्या करेगा, उसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बदले में एक स्मॉल ऑनरशिप जो है वो ले लेगा शेयर की, और मेंटरशिप भी लेगा। तो रवि जो है वो और भी पॉसिबल जो भी शॉर्ट टर्म लोन जो वगैरह जो है वो ले सकता है अगर बैंक वगैरह से, तो इस चीज को भी एक्सप्लोर कर रहा है, ताकि जो उसकी इनिशियल एक्सपेंसेस है एटलीस्ट वो पूरी हो जाए। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है 3 डिफरेंट सोर्सेज जो फाइनेंस जो है रवि जो है कंसीडर कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। तो पहला तो हमने पढ़ा कि भाई उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनसे वो पैसा ले रहा है। तो सेकंड पॉइंट जो है इसका वो हमने पढ़ा था क्राउड फंडिंग। तो रेजिंग मनी फ्रॉम मैनी पीपल
ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू क्राउड फंडिंग करवाना, अलग अलग लोगों से छोटे छोटे अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट लेना। तो पुटिंग योर आइडिया एक प्लेटफॉर्म पे डाल लेना, जैसे कि केटो और किक स्टार्टर। ठीक है। दूसरा उसने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर था सक्सेसफुल, जो उसके इनोवेशन से सक्सेसफुल इम्प्रेस हो गया है, और एक ऑनरशिप, थोड़ी सी ऑनरशिप के बदले में, मेंटरशिप के बदले में वो उसके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने को रेडी हो गया है। तो पॉइंट 3 जो है हमारा वो हो जाएगा एंजल इन्वेस्टर। तो वो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुआ वो एंजल इन्वेस्टर हो गया। रिच इंडिविजुअल क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस में, अगर उनको वो सक्सेसफुल होने के चांसेस उनको लगते हैं, या वो उनको कुछ दिखता है, इनोवेशन दिखता है उसके अंदर। और तीसरा जो है रवि एक्सप्लोर कर रहा है शॉर्ट टर्म लोन लेने की बैंक से। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बैंक लोन हो जाएंगे। लोन ले लेना बैंक से, HDFC, ICI, SBI या कोई भी बैंक जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके बदले में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन 34A, व्हाट आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक्सप्लेन इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो गाइज आपको बोला गया है डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बताना है, उसके फीचर्स को बताना है। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वो चेन स्टोर जो होते हैं हमारे, लार्ज शॉप रिटेलर्स जो होते हैं या फिक्स शॉप रिटेलर्स जो होते हैं, उनके दो टाइप हैं। ठीक है। तो पहले डिपार्टमेंटल पूछा गया, हम डिपार्टमेंटल की बात करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं वेरी लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के अंदर अलग अलग स्टोर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके शॉपिंग मॉल्स हो गए। ठीक है। ये डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, शॉपर्स, स्टॉप एक्सेट्रा, या डिफरेंट मॉल्स हो जाते हैं। फीचर्स क्या क्या है इसकी, कि ये सेंट्रल प्लेस में, सिटी जो होती है, टाउन जो होते हैं, उनके सेंट्रल प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं विजिट करते हैं। ये यहाँ पे आपको रेस्ट रूम्स या रेस्टोरेंट जैसी चीजों को देखने को भी मिलेगा, हेल्प डेस्क भी मिलेंगे आपको, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को अगर आपको पता करना है, इंक्वायरी पता करनी है, तो वो भी पता कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही लार्ज साइज के अंदर होते हैं ये। और परचेजेस आर मेड सेंट्रली, देन कंबाइन रिटेलिंग एंड वेयरहाउसिंग। यहाँ पे आपको वेयरहाउसिंग का काम भी मिल जाता है, मतलब स्टॉक जो होता है वो रखने के लिए जगह भी मिल जाती है, और वहाँ पे आप पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हो, मतलब आप छोटे छोटे अमाउंट, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर सामान जो है कस्टमर को बेच सकते हो। तो रिटेलिंग का काम भी हो रहा है और वेयर हाउसिंग का भी काम कर रहा है। यहाँ पे ज्यादातर जो होता है वो हाई इनकम कस्टमर जो होते हैं वो जाते हैं, जिनकी इनकम बहुत हाई होती है। ठीक है। तो हमें फीचर्स बोली थी, फीचर्स हो गई है इसकी, आई होप आपको अच्छे से। पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन और है, चेन स्टोर का पूछा हुआ है। दोनों में ऑप्शन था, मतलब चेन स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे हम चेन स्टोर के बारे में पता कर लेते हैं। तो चेन स्टोर क्या होती है, आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, उसी कंपनी ने अलग अलग ब्रांचेस खोली हुई है। आपकी एक पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर भी आपको 7-8 ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपकी मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, बाटा हो गया। तो एक नेटवर्क ऑफ शॉप जो कि ओन किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही, बस उसकी ब्रांचेस जो होती है वो अलग अलग जगह खुली हुई होती है। ठीक है। तो फीचर्स क्या है, लोकेटेड इन पॉपुलर लोकेलिटीज, पॉपुलर लोकेलिटीज जो होती है किसी सिटीज की, किसी टाउन की, वहां पे लोकेटेड होंगी। तो गुड्स जो होते हैं वो मेन हेड ऑफिस से आते हैं, और ईस्ट शॉप जो होती है वहां का ब्रांच मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है। प्राइस फिक्स होते हैं, हर ब्रांच में आपको सेम प्राइस मिलेगा सेम प्रोडक्ट का। और सेल्स जो होती है वो कैश बेसिस पे ही होती है, ज्यादातर क्रेडिट बेस पे आप यहाँ पे सामान नहीं खरीद सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये सैंपल पेपर के डिस्कशन पूरी तरह से क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको सॉल्व करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है गाइस, प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।